नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। आज संसद के मौजूदा सत्र का 8वां दिन है और आज लोकसभा में लगातार दूसरे दिन एसआईआर समेत चुनाव सुधार पर चर्चा की गई। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब दिया और अपने ही अंदाज में दिया। राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग की निष्पक्षता और सरकार पर सवाल उठाए थे। आज अमित शाह ने कहा कि विपक्ष बीते 4 महीने से एसआईआर पर झूठ फैला रहा है और कांग्रेस इसमें सबसे आगे है। चुनाव की चोरी बंद इसलिए विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। अमित शाह ने कहा है कि 1989 में राजीव गांधी के समय में ही ईवीएम आई थी। 2004 में सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और कांग्रेस चुनाव जीती भी। तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए गए। 2009 में ईवीएम से चुनाव हुआ और कांग्रेस जीती, तब भी सवाल नहीं उठा। लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। अमित शाह ने कहा कि राहुल वोट चोरी कहते रहे और हम बिहार जीत गए। अमित शाह ने कांग्रेस की हार का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व है। और चुनाव सुधार पर बोलते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की ओर से चुनाव सुधार पर एक भी सुझाव नहीं दिया गया। कांग्रेस के समय में बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे और विपक्ष वही दौर चाहता है। ऐसे में सवाल है कि वोट चोरी का आरोप बहाना, मकसद मोदी के खिलाफ भ्रम फैलाना। आज की बहस इसी मुद्दे पर। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अमित शाह ने आज संसद में यानी कि लोकसभा में क्या कुछ कहा है। चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं। ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए। वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है। ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं, पूछने वाला नहीं है। भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे एक दिन। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीते। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगा। रंजू देवी रोहतास, उनको कहा कि एक कार्यकर्ता, उन्होंने बाद में रंजू देवी जी ने स्टेटमेंट दिया, जबरन बुलाकर उनकी वोटर लिस्ट से नाम काट लिया गया, ऐसा आरोप हुआ। तो रंजू देवी ने यही कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहने पर मैंने गलत जानकारी दी थी। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। वोट चोरी बहाना, क्या विपक्ष का मोदी पर निशाना? ये जो सब कहा जा रहा है, वोट चोरी, ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्ष हार रहा है और मोदी जी जीत रहे हैं। दूसरा सवाल है कि शाह के जवाब से क्यों बौखलाया विपक्ष? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या बिहार हार पर बहाने बना रहा है विपक्ष? सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या कांग्रेस की हार का कारण पार्टी नेतृत्व है? और सवाल यह भी पूछेंगे कि अगर ईवीएम खराब तो 2014 से पहले कैसे जीते चुनाव? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू से अकबर अली और बीजेपी से पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी से एजाज अहमद और कांग्रेस से असितनाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल असितनाथ जी आपसे, बिहार में आप वोट चोरी से हारे या फिर फ्रेंडली फाइट, और आपकी जो खामियां रही, नेतृत्व की जो खामियां रही, उन खामियों की वजह से? देखिए संतोष जी, इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वोट चोरी एक मुद्दा है। एक सांसद कैमरा के सामने अपने दोनों उंगलियां दिखा के साबित कर गया कि बिहार में वोट चोरी हुई है। एक पूर्व राज्यसभा सांसद जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूपी का वोटर थे, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली का वोटर थे और बिहार में चुनाव हुए तो बिहार का वोटर हो गए। ये सारे तथ्य हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बड़ा क्लास ऐसा तैयार किया गया है, जहां का चुनाव हो वहां का वोटर बना दो। पिछले राज्य से नाम डिलीट कराओ, अगले राज्य में नाम लिखवा दो। ये तो गैर कानूनी है नहीं, कानून सही है। आप किसी एक राज्य का वोटर हो सकते हैं। तो ये एक फ्लोटिंग वोटर है, जिस राज्य का चुनाव हो रहा है वहां का वोटर बन जा रहा है।
तो ये भी एक तरीका है वोट चोरी का। वोट चोरी हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, दूसरे कारण भी है, और इन कारणों को मैं अक्सर कहता भी रहा हूं कि हाँ, दूसरे कारण भी है। फ्रेंडली फाइट से गलत मैसेज गया, सीटों के बंटवारे में हुई देरी से गलत मैसेज गया, सीएम फेस, डिप्टी सीएम फेस को घोषित करने में जो जिच की स्थिति कुछ दिनों तक दिखी, इससे गलत मैसेज गया। ये भी फैक्टर हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वोट चोरी नहीं हुई है। वोट चोरी हुई है, इसको खुद शांभवी ने प्रमाणित किया है। इसको राकेश सिंह जैसे पूर्व राज्यसभा सांसद का इस राज्य से उस राज्य, उस हर चुनावी राज्य में वोटर बनना, यह साबित करता है वोट चोरी हुई। लेकिन कन्हैया कुमार को भी आप जानते होंगे, इससे पहले अभी हाँ, दिल्ली में उन्होंने चुनाव लड़ा था और दिल्ली के वो वोटर थे, वो अपना निशान दिखाते हुए नजर आए। अभी बिहार चुनाव में चूंकि वो बिहार के वोटर हो गए थे और फिर वो बिहार चुनाव में भी उन्होंने वोटिंग की है। कन्हैया कुमार, फिर पीके का भी आपने नाम सुना होगा, जिस पर हमने चर्चा भी की थी, 2 जगह पश्चिम बंगाल में, बिहार में, और भी कई इसमें तेजस्वी यादव का भी नाम आया, उनके भी 2 वोटर आईडी कार्ड थे। सवाल यह है कि 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता पक्ष का यह कहना है कि तब यह कानून आया और चुनाव आयोग किसी का भी नाम खारिज नहीं कर सकता। और अब चूंकि यह प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, तो आप उसका ऐतराज कर रहे हैं। संतोष जी, जब मैं दिल्ली में रहता था, मैं भी दिल्ली का ही वोटर था, दिल्ली में वोट कास्ट करता था। जब मैं बिहार आया तो मैं बिहार का वोटर हो गया, दिल्ली से नाम हट गया। चुनाव पर चुनाव मैंने अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं बदलवाया कि यूपी का चुनाव है तो मैं यूपी का वोटर हो गया, पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो मैं पश्चिम बंगाल का हो गया, दिल्ली का चुनाव है तो मैं दिल्ली का हो गया, बिहार का चुनाव है तो मैं बिहार का हो गया। ये चुनाव दर चुनाव मैंने नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात प्रमाणित है कि भाई एक पूर्व राज्यसभा सांसद जब यूपी में चुनाव हुए तो गाजियाबाद के वोटर हो गए कुछ दिनों पहले, यूपी चुनाव से कुछ दिनों पहले। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ऑलरेडी दिल्ली का वोटर थे ही। जब बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ तो फिर दिल्ली के वोटर लिस्ट से उनका नाम डिलीट हो गया और बिहार के वोटर लिस्ट। ठीक चुनाव से पहले ये क्यों होता गया, 3 राज्यों में उनका नाम क्यों जुड़ता गया और पिछले राज्य से क्यों घटता गया? ये बताता है कि वोट चोरी हुई है और ये एक बड़ा खेल हो रहा है। लाखों लोग ऐसे तैयार किए गए हैं, जिस राज्य का चुनाव हो रहा है उनको वहां का वोटर बनवा दिया जा रहा है, पिछले राज्य से उनका नाम डिलीट करवा दिया जा रहा है। तो जहां चुनाव होंगे ये लाखों लोग पहुंच जाएंगे और वोट कास्ट कर देंगे। तो इसीलिए तो ये शुद्धिकरण हो रहा है। और आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि शुद्धिकरण में आपने एक भी कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया। आप सुनिए संतोष जी, आप इसमें कोई शुद्धिकरण नहीं कर पाइएगा। जैसे अभी आप मान लीजिए नोएडा में रह रहे हैं, ठीक है, आप यूपी के हैं भी, यूपी का वोटर लिस्ट में आपका नाम है। कल को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अगर आप वोटर बनना चाहेंगे तो आप यूपी से डिलीट होगा, दिल्ली में आप जहां रह रहे हैं उस एड्रेस पर आपका नाम जुड़ जाएगा। फिर किसी अगले राज्य में चुनाव होगा तो वहां जब आप जुड़वा लीजिएगा चुनावी उद्देश्य से कि चुनाव है वोट कास्ट कर देना उस राज्य में जाके, ये गलत है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। इस देश के नागरिक को पूरा अधिकार है कि वो किसी राज्य का वोटर बने, जहां वो रहेगा वोटर बन सकता है। लेकिन अगर वो इस षड्यंत्र के तहत वोटर बन रहा है कि मुझे जहां चुनाव होगा उस राज्य का वोटर बन जाना है किसी एक पार्टी को वोट कास्ट करने के लिए, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ये लोकतंत्र की चोरी है। खतरा इस बात का है। ठीक, और ये हुआ इस चुनाव में। अकबर जी जवाब दीजिए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ऐसा कोई भी इनपुट सामने नहीं आया कि किसी बूथ पे आम जनता जो है 10-20 के तादाद में खड़ी हो और कह रही हो कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। नहीं, वो बात दूसरी कह रहे हैं, क्योंकि राहुल वो बात ये गांधी कह रहे हैं कि नाम काटने वाली बात नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बात जोड़ने वाली कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो दिल्ली का भी वोटर है, वो गाजियाबाद में भी वोटिंग करता है और वो बिहार में भी वोटिंग करता है, वो उस बात का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, ये तो बात को बदल रहे हैं ना। जब राहुल गांधी जी बिहार आए थे, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो है पिछड़ों का, दलितों का, सारे अल्पसंख्यकों का नाम काट दिया जाएगा। ये बात कह करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे थे। और ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने पिटीशन दिया था, वो पिटीशन यही दिया था कि नाम काटा जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की कई प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट जो है पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बना रही है। जनता दल यू ने इसको सुनिश्चित किया कि बूथ लेवल BLA 1 और BLA 2 जो है वो बने और सरल तरीके से जो है एसआईआर की प्रक्रिया हो। और इसमें पूरा सहयोग जनता दल यू के BLA ने किया बूथ लेवल पे। राष्ट्रीय जनता दल
या कांग्रेस जो लोग सुप्रीम कोर्ट गई थी उसने इस पे कोई सहयोग नहीं किया प्रक्रिया में। अब इनकी पार्लियामेंट में बात चेंज हो गई, पार्लियामेंट में बात हो गई वोट जोड़ने की, जबकि एसआईआर पे जो ये आंदोलन कर रहे थे तो वोट काटने पे आंदोलन कर रहे थे। अब अगर मान लेते हैं इनकी बात की वोट जोड़ने की, तो अगर आप उस वक्त जो है जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तो उस वक्त तो आपको वोटर लिस्ट दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से विधानसभा वाइज, तो आपके जो बीएलए थे 1 बीएलए 2 क्या कर रहे थे उस टाइम में? क्यों नहीं कहे कि भाई ये बूथ पर ये आदमी है ही नहीं, कैसे नाम जोड़ दिया जा रहा है, या ये आदमी नहीं है कैसे काट दिया जा रहा है? तो आपने किसी भी प्रक्रिया में कोई सहयोग किया नहीं। अब जो है चाहे आप संसद में कहिए चाहे जनता के बीच में बात कहिए, दोनों बातें चेंज हुई और दोनों बात ही दिग्भ्रमित करने वाली बात है। आप किसी प्रक्रिया में एसआईआर के नहीं रहे बिहार में, और आप जो अब दूसरी बात कह रहे हैं, आप तो एक स्टैंड चुनाव आयोग ने जिनके एक से ज्यादा जगहों पर वोट है उनके नाम काटे, और चूंकि ये प्रक्रिया चूंकि बिहार से शुरू हुई है, अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, बाकी जगहों पर भी एसआईआर हो रहा है, तो ये यहां पर भी देखा जाएगा कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा जगह पर कहां कहां वोटर है और उसको चिन्हित करके उसका वोट काटा जाएगा। चूंकि अब तक तो चुनाव आयोग को यह अधिकार था नहीं कि किसी का वोट वो काट दे, जोड़ने का अधिकार था। एजाज जी जवाब दीजिएगा। नहीं देखिए एजाज जी से ये बात कह रहे हैं ना, जो लोग मृत हो गए, जो मृत है उन लोगों का नाम काटा गया, जो लोग दूसरे जगह ट्रांसफर हो गए उन लोगों का नाम काटा गया, और ये एसआईआर की प्रक्रिया पहले भी हुई है। ये बात कहना इनका कभी नहीं हुई है तो ये शायद जानकारी का अभाव है। नहीं, उन्होंने इससे पहले भी 2003 में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया हुई है लास्ट 2003 में हुई थी, पहली बार हो रही है 2002, 2003, 2004 में, यानी कि 2 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर हुई थी और 1 साल उसी में मनमोहन जी की भी सरकार थी। नहीं, यही मैं कह रहा था कि ये एसआईआर की प्रक्रिया 2003 में हुई थी। आपने कहा कि ये वोटर लिस्ट से नाम काटने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं था, तो वो काटने का अधिकार नहीं है, बल्कि वो एसआईआर का जो भी प्रक्रिया होता है, एक्सरसाइज होता है, वो इस आधार पे होता है कोई मृत हो गए या कोई अस्थायी रूप से स्टेट से बाहर चले गए, तो वो इस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मनमाने तरीके से किसी का नाम काट देगी। और आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी अपने बातों को आपने रखा, अब उस पे भी आप संतुष्ट नहीं है, जनता के बीच में कुछ और बात रखे, आप आकर के पिकनिक के तरह 14 जिला आप घूम लिए। अगर आपको लग रहा था कि वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा था तो आप ब्लॉक लेवल पे जाके आंदोलन करते ना। आप तो सिर्फ पिकनिक मना के 12-13 जिला से चले गए, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव। मैं एजाज जी की तरफ जा रहा हूं, कह रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया गया। मैं एजाज जी की तरफ जा रहा हूं। एजाज जी, बिहार चुनाव में जो आपके मुद्दे थे आप जनता को समझा नहीं पाए या फिर जनता ने आपके मुद्दों को नकार दिया? आपकी हार की वजह क्या थी? और अब क्या जो वोट चोरी की बात आप कह रहे हैं, बहाने बनाए जा रहे हैं? देखिए संतोष जी, कोई बहाने का मामला नहीं है। देश इतिहास में पहली घटना हुई कि चुनाव आयुक्त ने जब चुनाव प्रक्रिया की घोषणा किया तो उन्होंने कहा कि बिहार के 7,42,00,000 वोटर्स बिहार के भाग्य का फैसला करेंगे। आज जब परिणाम घोषित हुआ तो वही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 7,45,00,000 वोटर्स ने बिहार के भाग्य का फैसला कर दिया। ये 3 लाख वोटर्स चलते चुनाव में कैसे बढ़ गए, इस पर आज तक चुनाव आयोग के द्वारा जवाब नहीं दिए गए हैं। और जो 22 लाख नए वोटर्स जोड़े गए उसकी सूची आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। ये कहीं ना कहीं लैप्सेस है और ये सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने का जो राजनीतिक साजिश था, उस साजिश को आज तक चुनाव आयोग, इसका बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा न खंडन किया जा रहा है और न ये कहा जा रहा है कि हमने 3 लाख वोटर्स को कैसे जोड़ने का काम किए। 22 लाख नए वोटर्स जो जुड़े उसके संबंध में सूची उपलब्ध क्यों नहीं करवाई, इसके संबंध में भी जानकारी नहीं दी जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी हैं भिखू भाई दिलसानिया, वो गुजरात में अमित शाह को वोट दे करके आते हैं गुजरात के लोकसभा चुनाव में, और बिहार में उनका बांकीपुर विधानसभा में मिलर स्कूल में वोटर लिस्ट में नाम होता है और वो वोटर लिस्ट में नाम के साथ जाकर के वोट भी डालने का काम करते हैं। इसी तरह से राकेश सिन्हा जी का मामला आया, वो दिल्ली विधानसभा में द्वारिका से वोट देने का काम किए और यहाँ अपने पैतृक गांव में वोट दे करके
उन्होंने उंगली दिखा करके लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उंगली दिखाने का काम किया। ये जो उंगली दिखाने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता बताने का काम कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से ये संदेश दे रहे हैं कि हम उंगली दिखा रहे हैं भारतीय चुनाव प्रक्रिया को, हम उंगली दिखा रहे हैं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रहरी अपने आप को चुनाव आयोग कहता है उसको, कि आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, चाहे जितना भी प्रयास कर लो, हम लोग सफल रहेंगे क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में, और तुम सत्ता के गुलाम हो, तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। एजाज जी, ये चुनाव आयोग का खेल दिखा। एजाज जी, अभी इलेक्शन को 45 दिन तो नहीं हुए, आपके पास समय है, आप अभी फुटेज ले भी सकते हैं, मांग भी सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अगर आपको इतनी आपत्तियां हैं और चूंकि आप नामवार बता रहे हैं कि फला आदमी ने फला जगह वोट किया और यहां पर भी आकर वोट किया, फला आदमी ने फला तब उंगली दिखाई थी और अभी उंगली दिखा रहे हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा मौका है इस समय सुप्रीम कोर्ट जाकर और ये साबित कर देने का कि बिहार में चोरी हुई है, इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। संतोष जी, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने एफिडेविट दिया था उसमें 69 लाख के करीब वोटर्स के नाम काटे गए, लेकिन चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया, उसमें कहीं भी घुसपैठिए का जिक्र नहीं था। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री घुसपैठिए की चर्चा करते रहे, भारत के गृह मंत्री घुसपैठिए की चर्चा करते रहे और मुख्य चुनाव आयोग इस मामले में चुप्पी साधे रहे। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? देखिए, अनुच्छेद 326 ये कहता है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि कौन वोटर का की जो जांच है वो करने का अधिकार है, नागरिकता देने का अधिकार नहीं है। कौन वोटर लीगल है ये जांच करने का अधिकार है। घुसपैठिया ये गृह मंत्रालय का मामला है और वो अपनी भाषा में कैंपेन करते हैं, इससे चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है। वो घुसपैठियों की नागरिकता की जांच नहीं करता है चुनाव आयोग। ठीक है, मैं पीयूष जी के पास एक बार चला जाऊं, दोबारा से आपके पास आऊंगा। पीयूष जी, जवाब दीजिएगा। कुछ चेहरे तो ऐसे सामने आए जो दो जगह पर वोट डाल रहे थे, हालांकि इस पर आपकी यह दलील हो सकती है कि एसआईआर की शुरुआत अभी बिहार से हुई है और अगली बार जहां पर भी चुनाव होगा तो आपको किसी एक जगह का ही वोटर होने का अधिकार होगा, जैसे बिहार में भी जहां पर एक से ज्यादा जगह पर वोटर थे उनके नाम काटे गए, तो इस पर आप ये दलील दे सकते हैं। लेकिन इस बार तो फायदा आपको पहुंच गया ना, जो 2-3 नाम उन्होंने बताए हैं एजाज जी ने। संतोष जी, पिछले लगभग 4 माह से विपक्ष के नेताओं द्वारा चुनाव आयोग की छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। देश के संविधान की छवि को लगातार धूमिल करने का प्रयास विपक्ष के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता ने और 7 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने करारा जवाब 7 करोड़ 42 लाख या 7 करोड़ 45 लाख देते हुए, यही तो वो डेटा 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं 7 करोड़ 42 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने विपक्ष के मंसूबे पर करारा जवाब देते हुए विपक्ष द्वारा लगातार भ्रम की बातें फैलाई जा रही थी, अफवाह की बातें फैलाई जा रही थी, उसे अरे सुनिए ना एजाज जी, उसको नकारने का काम किया। अरे मैं जवाब देता हूं ना एजाज जी, सुन तो लीजिए। एजाज जी, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा जो लोग छूटे मतदाता हैं वो अंतिम सूची प्रकाशन के बाद भी उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। उसके बाद उन मतदाताओं की संख्या बढ़ी, न कि कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। 3 लाख केवल भ्रम व अफवाह फैला देने से 3 लाख आपके केवल विपक्ष के केवल भ्रम व अफवाह फैला देने से चुनाव आयोग की छवि कभी धूमिल नहीं हो सकती है। आपने 4 महीना तक बिहार की प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं? सुनिए ना, आपने बिहार की जनता को 4 महीनों तक भ्रम व अफवाह में फैलाने का काम किया। आप चुनाव बिहार की जनता ने क्या किया? बिहार की जनता ने आपके मंसूबे पर करारा जवाब देते हुए एनडीए की सरकार को चुनने का काम किया। और वोट इतिहास है एजाज जी, सुन लीजिए, इतिहास है कि इस देश में वोट चोरी करने का काम आपके गठबंधन कांग्रेस के नेताओं ने शुरू किया है। अरे हिम्मत है तो सुन लीजिए एजाज जी, मैं 1951
1951 से मैं पक्ष में अरे बोलना सुनिए ना, पक्ष मैं होता है। 1951 से इस उन तरह की बातों का लोग उल्लेख राजनीति करना कर चाहता रहे हैं। हूँ। आप लोग 1951 में लोकतंत्र राहुल का हरण करने वाले 1951 लोग में हैं। पंडित आप नेहरू ने लोग वोट वोट चोरी हरण करने करने का आरोप वाले किया लोग था। हैं। आप 28 लोग वोट वोट चोर सरदार हैं। पटेल को आप आए लोग थे वोट चोर और हैं। 2 वोट आप पंडित लोग नेहरू को सत्ता आए वोट थे। हरण करके देश बनाए का हैं। प्रधानमंत्री आप लोगों ने चुनाव आचार संतोष जी, इस संहिता तरह का से उल्लंघन डिबेट करके नहीं। जब एजाज जी राम अपने मंदिर समय पर, बोले एजाज जी इनकी अपने बातों समय को पर, सुनने का एजाज काम जी नहीं अपने समय करूंगा। पर। मैं इस तरह से डिबेट नहीं संतोष एजाज जी, जी इस तरह से आपको डिबेट डिस्टर्ब नहीं किया था, मैं उम्मीद जब मैं करता हूँ आप इनकी भी डिस्टर्ब बातों नहीं को कीजिएगा। सुना, जब मैं इनकी बातों को सुना, मैं इनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, तो हिम्मत है तो मेरी ठीक है, बातों का जल्दी से जवाब बोलिएगा, दे। मैं रमाकांत जी के अरे भी पास जा एजाज रहा जी, नहीं संतोष जी, जल्दी से नहीं, आपने सभी को समय दिया, हमें भी समय दीजिए। मैं 1951 से इनके वोट चोरी का सही डाटा के साथ जवाब देने का काम करता हूं। अमित शाह जी ने दे दिया, वो सुन लिया इस हमने। देश में वोट चोरी करने का, अरे सुनिए ना, वोट चोरी करने का काम किया। 28 वोट पंडित, 28 वोट सरदार पटेल को मिले थे और 2 वोट मात्र पंडित नेहरू को मिले थे। देश का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किया। प्रथम वोट चोरी करने का काम कांग्रेस के शुरुआती नेता पंडित नेहरू ने करने का काम किया। 1952 में बाबा साहब भीमराव आप मामले से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम चोरी बिहार करके पर चुनाव, हम मुंबई बिहार पर कर रहे हैं, उत्तरी इतिहास से- पर हम डिबेट नहीं कर रहे नहीं, हैं। मैं ठीक है, बिहार मैं पर दोबारा से भी आ अरे जाऊंगा। मैं बिहार पर आ रहा हूं। पीयूष जी, मैं दोबारा बिहार- से भी आ रहा हूं आपके देखिए, ये पास। चुनाव जब हारते, नहीं, हाँ। जब ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। अरे आप तेलंगाना जीत गए, आप कर्नाटका जीत गए, वहां तो आपने ईवीएम पर आरोप नहीं लगाने का काम किया। और मेरा तो सीधा सवाल है संतोष जी, 2004 से लेकर के 2013 10 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रक्रिया पर प्रधानमंत्री बने थे? किस पैटर्न पर चुनाव प्रक्रिया हुई थी? ईवीएम से चुनाव। ठीक है, मैं रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं। रमाकांत जी, बिहार के मामले पर अगर आज गृहमंत्री अमित शाह अपने ही अंदाज में बोले और जितने भी सवाल राहुल गांधी जी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे उन्होंने जवाब दिया। अब सवाल यह है कि जो बिहार में वोट चोरी हुई या नहीं वोट चोरी हुई, ये तो वोटर जाने, दर्शक जाने। फिलहाल जो बिहार में विपक्ष की करारी शिकस्त हुई है, क्या उसको लेकर ये बहानेबाजी है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि खराबी ईवीएम में नहीं है, नेतृत्व में है। संतोष जी, हम ये आरोप प्रत्यारोप में हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम इसकी व्यावहारिकता पर बात करना चाहेंगे। व्यावहारिकता यह है कि अगर वोट चोरी हुई है तो इतनी बड़ी जीत वोट चोरी से तो नहीं हो सकती है। छोटी मोटी जीत को आप कह सकते हैं, और वो भी आपके जो स्ट्रांग रूम में होंगे उनकी लापरवाही हो सकती है, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई योगदान नहीं है। अब दूसरी बात जानने की ये है कि अगर आप वोट चोरी को मुद्दा बनाना चाहते थे और आपको चुनाव के बाद भी पता चल गया कि यह मुद्दा नहीं बन पाया, और उसके साफ उदाहरण है कि आपके महागठबंधन से लगभग 66 यादव उम्मीदवार थे और 12 जीते, 31 मुस्लिम थे और 5 जीते। इसका मतलब आपका वोट जो है वो इधर से उधर हो रहा है, वो वोट चोरी नहीं हो रहा है। आप उसको नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन आप कहां कर रहे हैं वोट चोरी का मुद्दा। और सबसे बड़ा निगेटिव बात यह है कि पूरे चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा केवल कांग्रेस ने बनाया। राजद लगातार पलायन, नौकरी और अपराध को बना रहा था। ये दोनों मुद्दा एक साथ जब नहीं बन पाए दोनों एनडीए के महागठबंधन के द्वारा, तो जनता ने कहीं न कहीं इन्हें नजरअंदाज किया। और सबसे बड़ी बात, जो इनके हार के कारणों पर अगर बात करेंगे तो वोट चोरी से ज्यादा इनके अपने अंदर के झगड़े थे, इनके अंदर जो देरी हुई उम्मीदवार चुनने में, जो फ्रेंडली फाइट हुआ, ये सारे कारण हैं जो कहीं न कहीं उनके महागठबंधन के हार के कारण है। और रहा वोट चोरी की बात को लेकर के, तो जितने उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं वो कहीं न कहीं लायबल है महागठबंधन के द्वारा कि वो उसको साबित करें। वो आम जनता उसे साबित करेगी या कोई प्रवक्ता साबित करेंगे, यह संभव नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक इतना बड़ा दिल रखना चाहिए भाजपा को भी, कि अगर कोई चुनाव सुधार जैसी बात होती है तो उसको अपनाना चाहिए। अब जैसे मशीन रिडेबल कराना चाहिए, पीडीएफ फाइल नहीं चलना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ईवीएम का एक्सेस मिले ताकि उसे तकनीक कारण हो सके, तो इतना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और हम कहते हैं कि निष्पक्ष बनाने के लिए भाजपा को यह कदम आगे बढ़ना चाहिए। जी ठीक है असित जी, वोट चोरी नहीं हुई है, कहा यह जा रहा है कि जमीनी चोरी हो गई है कांग्रेस की। कई कई राज्यों में आप लंबे समय से, दशकों से सत्ता हासिल नहीं कर पाए हैं, और तकरीबन 2002 से पहले तो ईवीएम भारत में लागू भी नहीं हुई थी, ईवीएम से वोटिंग भी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, उससे पहले से आप यहां पर अपनी सरकार नहीं बना पा रहे। संतोष जी,
3 बातें मैं इसमें कहूंगा। पहले तो आदरणीय रमाकांत चंदन जी को उनकी नई किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। उन्होंने एक किताब लिखी है, उसकी शुभकामनाएं उनको। राजनीतिक विमर्श अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह पे है जी। देखिए संतोष जी, उस पीढ़ी ने, जिस पीढ़ी ने आजादी की लड़ाई अपनी आंखों से देखी, या जिस पीढ़ी ने अंग्रेजी हुकूमत अपनी आंखों से देखी, उसने कभी भाजपा को नहीं चुना, उसने लगातार कांग्रेस को चुना। उस पीढ़ी ने, जिसने आजादी की लड़ाई को व्हाट्सएप फेसबुक पर पढ़ा, वो भाजपा को चुन रही है। इससे, इस छोटी सी बात से बहुत सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी। दूसरी बात आई नेतृत्व की। भाई नेतृत्व अमित शाह जी ने व्हाट्सएप वाली जो पीढ़ी है वो अनपढ़ है संतोष जी। अरे हमारे पुरखे भी अनपढ़ नहीं थे कि बैलेट बीच में नहीं। अभी जिस स्वभाव की आप दूसरों से उम्मीद नहीं कर रहे थे, वही स्वभाव अब आप दिखाने जा रहे हैं। 60 वर्ष संतोष जी, समय बहुत कम होता है। नहीं तो जब मैं बोल रहा था तो इनके गठबंधन आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, वो भी अनपढ़ नहीं थी, वो भी पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने कभी नहीं चुना भाजपा को, मैं ये कह रहा हूं। हम ही पढ़े लिखे ऐसा नहीं है, हमारे पहले के लोग भी पढ़े लिखे थे। नेतृत्व की बात आई, अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की कई बार हार हुई, तो क्या अटल जी का नेतृत्व खराब था? कहेंगे अमित शाह जी ये बात, अटल जी का नेतृत्व खराब था? ये सब राजनीति में बेकार की बात होती है। हार जीत हो रही है, हमारी कमियां भी हैं, वोट चोरी भी है, मैं तो लगातार एक्सेप्ट कर रहा हूं। एक नैरेटिव जो बिहार में चला, जंगल राज, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उसका काउंटर आज तक हम नहीं तैयार कर पाए। उस जंगल राज शब्द से बिहार का बड़ा नुकसान हुआ है। बावजूद इसके, हम हो, राजद हो या हमारे अन्य सहयोगी दल हो, हम आज तक उसका काउंटर तैयार नहीं कर पाए। ये नैरेटिव आज से तो चल नहीं रहा, 20 सालों से चल रहा है। और पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस, आरजेडी, वामदल, हम तमाम लोग मिलके उसका कोई काउंटर नहीं तलाश पाए। ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। इसके लिए ना तो हम जदयू को दोष दे सकते हैं, ना भाजपा को, ये तो हमें करना था, तो हम ये नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव। एजाज जी जवाब दीजिएगा, जंगल राज का जो नैरेटिव बीजेपी गढ़ने में कामयाब रही, उसका नुकसान पूरे गठबंधन को हुआ, ना सिर्फ आरजेडी को बल्कि कांग्रेस को भी। संतोष जी, ऐसा कोई मामला नहीं है। और जंगल राज ये गरीबों के राज को कहते हैं, शोषितों वंचितों के राज को कहते हैं। जो परिवर्तनकारी राजनीति लालू जी के कार्यकाल में हुई, जो लोग कल तक कुर्सियों पर नहीं बैठने देते थे, खटियों पर नहीं बैठने देते थे, जो उनको सम्मान का भाव नहीं देते थे, उसको लालू जी ने सम्मान का भाव देने का काम किया। तो ये नैरेटिव सेट करते रहे हैं। लेकिन हमारे जो वोटर्स हैं, वो अपने जो वोट के अधिकार हैं, उसमें कहीं ना कहीं बिहार की एनडीए पीयूष जी बीच में नहीं, समय बहुत कम है मेरे पास। पीयूष जी बीच में नहीं, मैं बाकी किसी मेहमान का समय नहीं काटूंगा, प्लीज सुन लीजिए ना, सुन लीजिए आवाज डाउन कीजिए जरा पीयूष जी की। एजाज जी जल्दी से धैर्य रखिए। और अभी ये कौन सा राज चल रहा है? ये कौन सा राज चल रहा है जहां एक मंत्री दूसरे मंत्री का बखिया उधेड़ रहे हैं? जो एक डिप्टी सीएम है, दूसरे डिप्टी सीएम को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। वो होम मिनिस्टर बने हैं तो इनको अपच हो गया है, और ये लगातार उनके खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। क्योंकि जब पिछड़ा का नेतृत्व सामने आता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बेचैनी हो जाती है। और बेचैनी का आलम यह है कि ये उसको जंगल राज बोलते हैं, ये उसको आतंक राज बोलते हैं, ये उसको किन किन शब्दों से अलंकृत करते हैं, तो फिर आपको नुकसान क्यों हुआ? नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी, एजाज जी फिर आपको नुकसान क्यों हुआ? हमारे नुकसान का सबसे बड़ा कारण है 10,000। और हम लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बार बार पत्राचार किया। हमारे मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी ने बार बार पत्राचार किया, लेकिन उल्टे मुख्य चुनाव आयुक्त ने उस मामले को रोकने की जगह उसको लीगलाइज करने का ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा समय कम है। अकबर जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद पीयूष जी आ रहा हूं आपके पास। 10,000 रुपए डीबीटी से आने का काम हुआ, ये सब लोगों ने देखा। बाकी सभी की आवाज डाउन, अकबर जी की आवाज को आप रखें। देखिए आंखों में आंसू लेकर के ये बात वर्णन कर रही है कि बोलिए अली साहब। हमको दे करके देखिए आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो इन्होंने तो 2010 में भी इनको 22 सीट आया, फिर 2015 में जो नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव लड़े तो 88 सीट आ गया। तो आखिर ये 2015 का रिजल्ट गलत था कि 2010 का रिजल्ट गलत था? 2015 में 88 सीटें नहीं थी, 78 आप अगर 25 सीट आज ला रहे हैं तो 22 सीट भी तो लाए हैं 2010 में। तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं?
आप अपने कमी को, अपने गलतियों को देखिए और उसको सुधार कीजिए कि क्यों मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि महागठबंधन वेंटिलेटर पे है, क्यों आपके टिकट के प्रत्याशी जो है आवास के बाहर कुर्ता फाड़ के रो रहे थे, कह रहे थे 2 करोड़ रुपया हमसे ले लिया, कोई हरियाणा के सांसद ने टिकट भी नहीं दिया जबकि लालू जी टिकट हमको दिए थे। और आपको इतना जानकारी का अभाव है कि सप्लीमेंट्री जो वोटर लिस्ट होता है वो तो वोटिंग के एक दिन पहले तक आता है। ये प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का। रमाकांत जी के पास जाना मुझे तो समय इस बहुत तरह कम है का सर। आप अनर्गल आरोप लगा के पीयूष जी जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात खत्म धूल कीजिएगा। चेहरे पर संतोष जी, नहीं संतोष जी, धूल चेहरे पर है और आईना को दोषी ठहरा रहे हैं। अरे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के जुराज, दोनों जुराज जिन जिन क्षेत्रों में एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में भ्रमण करना शुरू किए, वहां बिहार की जनता ने इनको तो धूल चटाने का काम किया। धूल चेहरे पर है और आईना को दोषी ठहरा रहे हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है जाट जी, और जनता ने विकास ऐसी पॉइंट पर मैं रमाकांत जी की के तरफ जा रहा आधार हूं। पर रमाकांत जी, बिहार की closing एनडीए statement। सरकार को चुनने का काम किया है और आपको नकारने का काम किया है। आपके भ्रम अफवाह में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। आपने बिहार की जनता को लूटा है, आपने बिहार की जनता को भ्रम में डाला है। जी संतोष जी, जैसा कि असित भाई ने कहा, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि अगर एनडीए के जितने नेता थे, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम जी हो, सब जंगल राज पहली बार बोलते थे। लेकिन तेजस्वी यादव पलायन, नौकरी, तो कांग्रेस वोट चोरी, तो मुद्दा बनाने के लिए संगठन की धार चाहिए, कार्यकर्ताओं का समर्पण चाहिए। और ये पूरे चुनाव में मुझे दिखा कि संगठन के नाम पर महागठबंधन में कमी थी और कह सकते हैं कार्यकर्ताओं में वो विश्वास की लहर नहीं थी जो एनडीए के कार्यकर्ताओं में लहर थी। और ये भी जीत का कारण बना है, क्योंकि संगठन का धार नहीं रहेगा तो आप न मुद्दा बना पाएंगे, न बूथ पर लेवल पर संघर्ष कर सकेंगे, न वोटरों को बाहर निकाल सकेंगे। ये तमाम ऐसी कमियां थी जहां महागठबंधन पीछे है, और उसे भाजपा से अभी सबक लेनी होगी कि संगठन कैसे चलता है, कार्यकर्ताओं का विश्वास कैसे बनाया जाता है। जी अकबर अली जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, 30 सेकंड है बस मेरे पास। देखिए, मैं ये कह रहा था कि 2010 में 22 सीट राजद को आया, तो उस वक्त क्या दोष देंगे। 2015 में फिर नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव लड़े, 88 सीट आपको आ गया। फिर 2020 में चुनाव लड़े तो 84 सीट आया। तो आप अब नया बात क्या कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने करा दिया? क्यों नहीं कहते हैं कि मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि महागठबंधन वेंटिलेटर पे है? क्यों ये नहीं कह रहे हैं कि आपके टिकट के प्रत्याशी आपके गेट के बाहर, लालू जी के आवास के बाहर रो रो के कुर्ता फाड़ के चिल्ला रहे थे कि हमारा 2 करोड़ रुपया हरियाणा के सांसद ने ले लिया और टिकट नहीं दे रहे हैं? तो ये सारी चीज भी जनता देख रही थी आपके चरित्र को। तो आप इन सब चीजों पे सुधार कीजिए और आगे जो है जनता के बीच में जाकर के अपने छवि को आप बनाइए। आप अब दोषारोपण करके क्या फायदा है? ठीक, मेरे पास समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज जी कुछ कहना चाह रहे थे, माफी मेरे पास समय नहीं है। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।